नीट में हमारा टॉपिक चल रहा था पहली यूनिट का, तो ये आपका चौथा टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में समीकरण क्या है, समीकरण का हल, विभिन्न प्रकार के हल दिखाना, सरल समीकरण क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, समीकरण की विशेषताएं क्या होती है, युगपत समीकरण क्या होते हैं, युगपत समीकरण का हल कैसे निकाल जाते हैं और विभिन्न प्रकार के समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करना है वो सब आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा रीट का वीडियो चल रहा था ये तो, और हाँ, आगे जाने से पहले बता दूं, प्लीज़ मेरे चैनल टीचर्स वर्ल्ड विद बीके को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब टाइम ना गवाते हुए सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। अब देखो, पहली बात तो ये कि आखिरकार ये समीकरण होता ही क्या है। देखो, समीकरण मैंने आपको पहले बताया था, कुछ नहीं है, बस चर व अचर के बीच का खेल है सारा। चर व अचर के बीच का खेल है। कैसे? चर व अचर के बीच यदि बराबर का चिन्ह है, ठीक है, दोनों में मतलब बैलेंस बन रहा है तो वो समीकरण होता है। जैसे मैं कह दूँ आपसे भाई कि x+4 है बराबर 8 है। अब देखो, यहाँ पे कुछ तो अचर, कुछ तो यहाँ पे चर है, कुछ यहाँ पे चर है, कुछ यहाँ पे चर है, इनके बीच एक बैलेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अब आप ही बताओ कि यदि मान लो ये जो आपका x है मैं इसकी जगह 4 रख दूँ तो 4 तो पहले के है यहाँ पे और ये 8 बना कि नहीं बना। इसका मतलब ये हो गया इधर वाला 4 4 और उधर वाला 8 दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है, तो ये आपका ये एक समीकरण हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब यदि मैं इसे कह देता, जैसे मान लो कि x+4 बराबर जैसे 6 है, तो सिंपल सी बात है, इस x की जगह में क्या लिखता है यहाँ पे, इस x की जगह में लिखता है यहाँ पे 2 लिख देता और 4 तो था ही, तो बराबर 6 हो गया अपना आप ही। पर जैसे मैं कह दूँ कि भाई 2+3 छोटा है किससे, 6 से छोटा है, तो ये आपके समीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इधर को 5 हो रहे हैं ना, तो 5 तो आपका ये है, 6 आपका ये है, तो 5 तो वैसे भी 6 से छोटा है। तो इस प्रकार के जो होते हैं ना, यानी ध्यान रहे बराबर का चिन्ह यदि दोनों पक्षों के बीच में है तब तो वो आपका समीकरण होगा, और यदि दोनों पक्षों के बीच बराबर का चिन्ह नहीं है तो उस कंडीशन में उसको हम समीकरण नहीं कहते। तो फिर कहोगे सर कहते क्या है उसको। देखिए, यदि आपके समीकरण में तो इस प्रकार से होगा, ठीक है, यदि चिन्ह इस प्रकार के हो या फिर इस प्रकार के हो या फिर इस प्रकार से हो या फिर इस प्रकार से हो, इनको हम बोलते हैं असमीका। इनको क्या बोलते हैं हम, ध्यान से देख लो, असमीका बोलते हैं। आपके कक्षा 10 के गणित में है ये, असमीका बोलते हैं। तो इनको भी समीकरण की तरह ही हल करते हैं, बट फिलहाल बिकॉज हमारे ये सिलेबस में है नहीं है तो इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। तो पहला काम तो हमारा यही था कि समीकरण क्या होता है। और हाँ, एक और चीज़ बताइए मुझे, जैसे मान लो x+1 बराबर यहाँ पे 4 है, तो ठीक है, x का मान यहाँ पे क्या आएगा अपने आप ही, यहाँ पे 3+1 बराबर 4 हो सकता है, तो फिर 3 यहाँ पे x का मान आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे x का मान 1 ही है, ये नहीं कि x की जगह में कुछ और रख दूँ तब भी मुझे 4 मिले। भैया फिक्स है, x का मान 3 होगा तो ही सामने को 4 मिलने वाले, वरना आपको 4 कभी नहीं मिलेंगे। और समीकरण में और सर्वसमीका में अंतर क्या होता है, ये मैंने अभी पिछली वीडियो थी ना उसमें इतने अच्छे से समझाया था कि शायद किसी ने समझाया हो, बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर करके आपको ये मैंने समझाया था। अब देखते हैं सरल समीकरण। अब भैया सरल समीकरण क्या होता है। देखो, जैसे मान लो पहली बात तो जिस समीकरण में चर केवल एक होना चाहिए। देखो, चर 2 1 कैसे, मतलब मेरा कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ x+4 बराबर ये आपके पास में 8 है, एक तो आपके पास में ये लिखा हुआ है, एक आपके पास में लिख दूँ x+22 बराबर 8, ठीक है, ये है, एक ये भी है, और मैं लिख दूँ जैसे x² + y² बराबर जैसे 4, कुछ भी है इस प्रकार से। तो ध्यान दो, सरल समीकरण का मतलब सरल रेखा एक तरीके से ऐसे मान के चलो, देखो सीखना है हमको, तो सरल रेखा है ना, तो सरल रेखा कब बनेगी, जब घात अधिकतम कितनी होगी, 1। तो पहली बात तो समीकरण पे जो अधिकतम चर है ना उसकी घात 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे घात 1 है और चर भी यहाँ पे 1 ही है, तो इसको तो हम सरल समीकरण कहेंगे, बट ये हमारा सरल समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा या फिर दो चर वाला आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो ये आपका एक सरल समीकरण नहीं है। ठीक है, सरल समीकरण का मतलब है उसमें चर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये नहीं कि x y z 3 तरह के चर आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो एक चर होगा किसी समीकरण में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल समीकरण बोलते हैं। समीकरण का हल का मतलब है समीकरण में जो भी पूछा गया उसका मान निकालना। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे कि x+8 है बराबर आपके पास में 9 है, तो भैया मुझे x का मान चाहिए। अब x का मान चाहिए तो x का मान कैसे निकालूंगा, यहाँ पे x है और 9 तो पे थे ही, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और तो ये आपके क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, x का मान है, तो x का मान क्या आ गया आपके पास में, 1 आ गया।
तो समीकरण का हल का मतलब यही है, उस समीकरण को आप हल कीजिए, उसमें एक्स वाई जेड कुछ भी जो का मान पूछा है उसका मान निकाल लिए, उसी को आप क्या बोलते हैं, समीकरण का हल करना बोलते हैं। या फिर जो भी आपको चर दिया हुआ है उसका मान निकालना है आपको, जो उसको संतुष्ट कर दे। अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो इस x+8 में, इस x+8 बराबर 9 में यदि मैं इधर को x की जगह 2 रख दूँ तो भैया देखो 2 और 8 तो 10 हो जाते हैं, तो वो क्या 9 के बराबर थोड़ी ना है, 9 के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। तो हल का मतलब यही है, x का आपको ऐसा मान निकालना है जो उस समीकरण को संतुष्ट कर जाए, कहने का मतलब उसको सेटिस्फाई कर दे कि भाई यहाँ पे जैसे एक ने सेटिस्फाई किया था, यहाँ पे 1 रखा तो मुझे यहाँ पे 9 मिल गया, तो सिंपल है, ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। अब हम संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं समीकरण की विशेषताओं को। देखिए पहली बात तो ये कि जैसे आपके पास एक समीकरण लिख दूं मैं कि भाई 2x प्लस आपका 4 बराबर आपका ये मान लो कि 12 है आपके पास में, ठीक है। इस समीकरण में आपको ध्यान से देखिए क्या क्या दिख रहा है। जैसे मान लो पहली बात तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष तो इधर की साइड में, एक पक्ष आपका इधर की साइड में। इधर वाले पक्ष को हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, इधर वाले को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब हमारी जहाँ तक कोशिश होती है ना, हम क्या करते हैं, जो चर होते हैं ना उनको इधर की साइड रखते हैं LHS में, थोड़ा आसान होता है उनको हल करना इसलिए, वरना आप कैसे से हल कर लीजिए कोई फर्क नहीं आएगा, कंपटीशन के एग्जाम पास करना है हमको तो, ठीक है। हल हम किधर से भी कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा यह कि सॉल्व करते हैं तो हमको क्या है, थोड़ा इधर की साइड यदि हम चर राशियों को रखें तो हमको थोड़ा आसान होता है उस समीकरण को हल करना, इसलिए रख लेते हैं इधर की साइड में। दूसरी बात करें, समीकरण में आप कुछ भी जोड़ लो, दोनों तरफ कुछ भी गुणा भाग कर लो, जोड़ बाकी कुछ भी कर लो, उसका वो मान हमेशा बदलता नहीं है। कैसे, मतलब क्या है मैं कहने का, इसका कहने का मतलब ये, जैसे मान लो आपके पास 2x+4 है, मैं यार इसमें एक बात बताऊँ, यदि 2 इधर को जोड़ दूँ और 2 ही इधर को जोड़ दूँ तब भी कोई फर्क है क्या? देखो 2x तो था ही ना आपके पास में, 14 4 2 कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। 12 2 कितने हो गए यहाँ पे 14, ये तो तब भी उसका मतलब वही निकला जो पहले था, ठीक है। तो मैं से भाग दे, देखो भाग दूंगा तब भी वही होगा सिस्टम, यानी कि आप समीकरण की दोनों साइड पे, चाहे साइड ए हो चाहे साइड वो बी हो, दोनों साइड में किसी भी एक संख्या का गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी कर लो, उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हाँ उसके डेट ऑफ बर्थडे से हो जाएंगे दिखने में, बट उसका जो ओरिजिनल जो मतलब होगा वो वही होगा, यानी कि दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें कुछ भी करें, समीकरण का मतलब कभी बदलता नहीं है, समीकरण का मान कभी बदलेगा नहीं। अगली बात ये कि भाई यदि समीकरण को हम साइड बदल दे तो क्या हुआ, एक बात बताओ, यहाँ पे आपको मैंने क्या लिखा था शुरुआत में कि भाई 2x+4 बराबर 12 ये लिखा था मैंने, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 12 बराबर 2x+4, तो साइड बदल दे हम समीकरण की, यदि हम दोनों साइड बदल दे तब भी समीकरण का कोई मतलब नहीं बदलता है। x में से 4 घटाने पर, यानी कि x में से 4 घटाने पर मुझे 6 मिलते हैं, तो ये मिल गए हमको भैया, ठीक है। 6 का 10 गुना तो 6 का ये 10 गुना हो गया, मतलब जो हिंदी बोल रहा हूँ उसको मैं गणितीय रूप में लिख रहा हूँ। जैसे 10 से 15 अधिक, तो 10 से 15 अधिक आपका ये हो गया, ठीक है। 10 का 1/4 तो 10 का 1/4 आपका ये हो गया, 10 का 3/4 तो 10 का 3/4 आपके पास में ये हो गया। x के 7/5 से 5 अधिक, इसका मतलब क्या है, x के 7/5 से भी 5 अधिक, तो इस प्रकार से हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब सीधा सीधा भाषा में बात करूँ तो ये है कि आपको कुछ हिंदी सी है उसको आपको इस गणितीय रूप में लिख के देखनी है, ठीक है। फिर आपको सॉल्व कर लेना है, और आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के इस टॉपिक के बारे में। अब बात करते हैं दशमलव गुणांक वाले समीकरण। सीधी सी बात है, पॉइंट वाले समीकरण कुछ भी ना है, ठीक है। हल कैसे करना है आपको पता है, पॉइंट हटा दो भैया हल कर लो। अब देखो मैं 0.5x है प्लस में 0.4x बराबर 0.09 है, ठीक है। वही तरीका, सबको जोड़ देंगे इनको। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/10x लिख सकता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/10, और इस भाई साहब को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 9/100। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सबका एलसीएम ले लेना है। अब मुझे बताओ आप 10 10 और 100 का एलसीएम क्या होता है, हमको पता है इसका एलसीएम 100 ही होता है, ठीक है। एलसीएम आपको 100 ही होता है, तो एलसीएम से गुणा कर दूंगा, 5/10 गुणा ये 100, ठीक है। 4/10 गुणा 100, एलसीएम से गुणा कर रहे हैं, सामने कौन है 9/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल यहाँ पे, तो ये बचे आपके पास में 50, ये बचा आपके पास में 40, और सामने है आपके भैया 9। अब मुझे बताओ ये कितने हो भाई,
ये 90 हो कि नहीं हुए, हुए क्या 90x हो गए ना यहाँ पे आपके, x थे यहाँ पे, याद रखना x है भाई, ये सारा डेटा x का है, ये सारा डेटा। तो 90x, ये आपके पास क्या बचे, ये आपके पास क्या बचे 90x बचे, सामने कौन है जी 9 है, हमको कौन निकालना है यहाँ पे, केवल x निकालना है। मैंने कहा था जिसका मान निकालना है उसको अकेला रख दो, बाकी सब हटा दो। मुझे x का निकालना है, x को मैंने यहाँ पे रख दिया, 90 है यहाँ पे, 90 को हटा दिया यहाँ से, तो 90 उधर जाके क्या बन गया 9 के नीचे, ये 90 बन गया आपके पास में, 90 बन गया। तो बताओ 9 एकम 9 और 9 ढाई के 90, 1/10 हुए कि नहीं हुए। 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, भैया लिख सकते हैं आराम से। तो ये आपके क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। और हम विभिन्न प्रकार के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी, इसकी गारंटी तो मेरी, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। बस यार थोड़ी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सिंपली बात है। आपका कोई भी टॉपिक में मिस नहीं होने दूंगा, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, सब बुक्स को मिलाकर सारी चीज़ यहाँ पढ़ाई जाएगी। अब हम देखते हैं कथनों से समीकरण, इसका मतलब क्या है। देखो कथनों का मतलब हिंदी भाषा लिखी हुई है, या फिर आपका इंग्लिश जो भी है उसको हम समीकरण में बदलेंगे। कैसे, मैं कह दूं कि भाई x का 4 गुना, तो x का 4 गुना 4x हुआ कि नहीं हुआ, x का 4 गुना बराबर है 8 के। तो भाई सिंपल सी बात है, x का 4 गुना 8 के बराबर, तो हम लिख देंगे इस प्रकार से। मैं कह दूं कि भाई x का 1/3 बराबर है 10 के। इसका मतलब क्या है, x का 1/3 बराबर है 10 के। इसका मतलब यही तो हुआ। कहने का मतलब मेरा ये, जो हिंदी भाषा आपके लिखी हुई है कुछ भी, उसको आप कर क्या रहे हैं, अब मैथमेटिकल फॉर्मेट में उसको बदल रहे हैं, गणितीय रूप में आप उसको बदल रहे हैं। और लेके देख लेते हैं, जैसे कि अब देखिए यहाँ से अच्छे से बात कर लेते हैं यहाँ पे युगपत समीकरण के बारे में। आखिरकार ये क्या होता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। युगपत का मतलब ये होता है कि आपकी जो चर राशियाँ होती है, यानी जिनका मान ज्ञात करना होता है ना, वो एक से अधिक होती है। पहली बात तो कि भाई यहाँ पे x का मान भी ज्ञात करना है और y का मान भी ज्ञात करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आपको एक ही चर का मान ज्ञात करना है तो समीकरण एक ही काफ़ी है। 2 चर का मान ज्ञात करना है तो भैया समीकरण 2 चाहिए। 3 चर का भी मान ज्ञात करना है, समीकरण भी 3 ही आपको चाहिएंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, राशियाँ एक से अधिक है, चर राशियाँ x और y 2 प्रकार की यहाँ पे चर राशियाँ हैं, पर इनका मान फिक्स होगा, बस एक एक मान होगा दोनों के लिए। x का फिक्स होगा, y का भी कोई फिक्स होगा। ये नहीं कि भाई कुछ अलग अलग रख दिया। जैसे x का यहाँ पे मान ज्ञात करूँ तो यहाँ पे 4 है और y का मान यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। x का मान यहाँ पे 4 है और y का मान यहाँ पे 2 है। यदि आप x की जगह 2 रखें, x की जगह 4 रखें, y की जगह 2 रखें ना, तो ये चीज़ आ सकती है। कैसे, x की जगह मैंने 4 रखा और 2 रखा मैंने y की जगह, तो मुझे क्या मिल गया, 6 मिल गया। x की जगह 4 रखा, y की जगह मैंने 2 रखा, मुझे 2 भी मिल गया। संतुष्ट किया कि नहीं किया। अब आप 2 और इस 4 की जगह कुछ भी रख के देख लो, आपके आंसर कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं ना, यानी कि एक से अधिक चर राशियों का मान ज्ञात करना होता है और उनका मान एक फिक्स होता है। ये नहीं कि आप एक से अधिक मान उनका फिक्स कर दो, एक से अधिक मान उनके होते नहीं हैं। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उनको हम युगपत समीकरण कहते हैं। और याद रहे, इस प्रकार के समीकरण सॉल्व करना मैंने आपको जब पिछली वीडियो बताई थी उसमें बताया था, फिर भी एक और बार मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज़। जैसे कि आपके पास यहाँ पे x + y बराबर 6 x - y बराबर 2 आपको दिया हुआ पहले से। मैंने आपको कहा था, सॉरी यहाँ पे ये y है, ठीक है, y बराबर ये 2 दिया हुआ है आपको इस प्रकार से। तो आपको पता है सामने मान ज्ञात करने के लिए 1 चाहिए पहली बार में, यानी कि मैंने क्या किया, ये तो कैंसिल हो गया, y तो माइनस से प्लस का y गया, क्या बचा आपके पास 2x बचा। ये क्या है, 6 2 आपका 8 हो गया। x का मान क्या मिला आपको, यहाँ से 4 मिला कि नहीं मिला। x का मान तो आपको पता लग गया, अब y का मान और निकालना है। तो आप पहले वाले से देख लो भाई, x + y बराबर 6 है। x का मान आपको पहले से मालूम चल गया कि ये 4 था, y आपके पास था बराबर 6। y का मान निकालना, 4 को हटा दो, उधर चला जाएगा 4, ये माइनस का हो गया, तो कितने बचा आपके पास में 2 बचे। सिंपल सी बात है, x का मान भी आपके पास आ गया और y का मान भी आपके पास में आ गया। अब x का और y का मान फिक्स है ना, 4 होगा इसका x का और y होगा आपका 2 का, और कुछ हम ले नहीं सकते। तो इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं जिनमें एक से अधिक चर राशियों का मान ज्ञात करना हो तथा, ठीक है, घात भी उसका 1 हो एवं उसके जो मान है वो भी फिक्स हो इस प्रकार से, तो इन प्रकार के जो समीकरण होते हैं उनको हम बोलते हैं आपके युगपत समीकरण बोलते हैं उनको। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब इस समीकरण के टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम एक एक, उनसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
अब जैसे मान लो इस समीकरण को हमको हल करना है, सिंपल सी बात है, इसमें हमको x का मान निकालना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम बराबर के चिन्ह से उधर की साइड है ना, इधर की साइड हम चर राशियों को रख लेते हैं, बाकी जो अचर राशियाँ होती हैं उनको हम बी साइड में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x पहले से है, x को हम इसको उधर ले गए क्योंकि ये चर राशि उधर भेज देते हैं, तो 3x तो है ही है, x उधर की साइड गया तो ये माइनस का हो गया। आपका 15 पहले यहाँ पे था, उधर को 9 आया तो ये माइनस का हो गया। कितना बचा भाई, ये 6 बचा कि नहीं बचा, बचा ना। और 3 में से 1x, ये 1x गया तो क्या बचा, 2x बचा। तो बताओ x बराबर आपको 2 3 6 मिले कि नहीं मिले, यानी कि आपको मिल गया 3 मिल गया x का वैल्यू। तो बस इतना सा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अब। जैसे ये देखो, अब इसमें हमको डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, काउंट करके देखना पड़ेगा पहले सब चीज़ों को। देखो x गुना x करूँ तो मैं क्या मिलता है मुझे, एक्स स्क्वायर। x गुना मैं 2 करूँ तो ये मुझे मिलता है यहाँ पे 2x। अब इसको देख लेते हैं, x गुना x 1 करूँ तो x, और 1 गुना यदि मैं 2 करूँ तो भाई मुझे मिलता है यहाँ पे 2। उधर की साइड आते हैं अब, x गुना x करूँ तो ये मुझे x स्क्वायर मिलता है। x गुना x यदि ये माइनस का 4 करूँ तो 4x मिलता है। माइनस का 3 गुना ये मैं x करूँ तो माइनस का मुझे 3x मिलता है, और माइनस के 3 गुना मैं 4 करूँ तो प्लस के मुझे 12 मिलते हैं। और ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूँ। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, काहे को हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है और ये प्लस का जब उधर आता तो ये माइनस हो जाता, वैसे भी समझ रहे हैं ना आप। यानी ये तो था ऐसे, और ये भाई साहब जो है उधर को यदि जाता तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर बनता, तो ये वैसे भी कैंसिल हो गया। अब बताओ 2x, एक तो 2x ये रहा, एक x ये रहा, पूरा कितने हो गए आपके पास में 3x प्लस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है भाई, ठीक है। ये माइनस के 4x माइनस के 3x कितने हो गए, 7x हो गए, प्लस आपके कौन है 12 है, ठीक है। अब ये 3 तो यहाँ पे है ये पहले से, उधर से माइनस का 7x और आ गया इधर की साइड, तो ये हो गया आपका प्लस का 7x बन गया। उधर को 12 आपके पास थे और ये क्या हुआ, उधर जाके माइनस का 2 हो गया, तो 12 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास, 10 बचा ना, ठीक है भाई। और 3 और 7 ये कितने हो गए, 10x हो गए, ठीक है। तो x बराबर बताओ भाई 10 से 10 तो वैसे कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास में, 1 बचा। तो इस प्रकार से आपका x का मान क्या आ गया आपके पास में, 1 आ गया। अब इस वाले समीकरण को देख लीजिए, x माइनस 2 बराबर 24 है, इसमें आपको x का मान निकालना है। तो मैंने कहा था जिसका मान निकालना है उसको बस अकेला कर दो कैसे भी करके। तो x माइनस 2 बराबर कौन है आपके पास में, 24 है। तो x बराबर सिंपल सी बात है यार, इसको तो कोई भी बच्चा कर देगा, ठीक है। ये प्लस का हो गया तो x बराबर आपका क्या हो गया, 26 हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अब जैसे थ्योरी टाइप का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, इसमें आपको बोला गया है कि यार 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योगफल 300 है। अब क्रमागत संख्या है, वो ये नहीं बोल रहा कि विषमय की समय कुछ भी है। क्रमागत मतलब पहली x है तो दूसरी क्या है x प्लस 1 है, और तीसरी क्या है x प्लस 2 है। इसका मतलब तो यही हुआ, और तीनों को यदि हम जोड़ देना तो मुझे 300 मिलते हैं। तो बताओ संख्या कौन कौन सी है। यदि मुझे अब बताओ आप x का मान यदि मालूम चल जाए मुझे, तो सिंपल सी बात है मैं संख्या यहाँ पे बता सकता हूँ यदि x का मान मालूम हो तो। और उसने एक शर्त दी है यहाँ पे, तीनों को जोड़ने पर, यानी x और x प्लस 1 और x प्लस 2 को यदि मैं जोड़ दूँ ना तो मुझे मिलते हैं यहाँ पे 300 मिलते हैं। तो बताओ संख्या कौन है। तो देखो 1x और 2x ये हो गए, 3x आपके ये हो गए, यानी 3x प्लस 2 1 3x प्लस 3 बराबर ये आपके क्या हो रहा है यहाँ पे 300, ठीक है। तो एक बात बताइए आप, 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 वैसे कॉमन आ रहा आने को, तो पर हम क्या करते हैं 3x यहाँ पे ले लेते हैं, ये 3 उधर की साइड जाएगा तो 300 में से घटेगा तो कितना बचेगा, ये 200 आपके पास में, 200 आपके पास में ये बचेगा, 297 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा सिंपल सी बात है। x आपके पास यहाँ पे है, 297 में आप किसका भाग दे दोगे, यहाँ पे 3 का दे दोगे तो कितना आएगा, 3 नम में 27, और ये आपको फिर 2 बचेंगे तो फिर 3 नम में 27, यानी x का वैल्यू आपको क्या मिला, यहाँ पे 99 मिल गया। तो सिंपल सी बात है, x का वैल्यू मिला, अभी तो आपको याद रखना x का वैल्यू मिला है। तो पहली संख्या तो कौन थी आपके पास, 99 हो गई भाई, x था ना इसलिए। फिर अगला x प्लस 1 यानी कि 99 प्लस का 1, तो ये आपको मिल गया 100। और अगला क्या मिला आपको, 99 प्लस 2 यानी कि 99 प्लस 2 यानी कि ये होगा आपका 101। अब तीनों को जोड़कर आप देख लो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 300 मिलने वाला है। सो संतुष्ट कर गया तो इसका आंसर भी हो गया। अब जैसे इस वाले समीकरण को देख लीजिए एक बार आप, बोला कि भाई 2 संख्याओं का ना योगफल आपके 35 है,
मान लो दो संख्या हमारे पास है, एक तो x है और दूसरी आपकी y है। बराबर क्या है इसका मान 35 है। अंतर इसका क्या है 13, यानी कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 13 है। मुझे दोनों संख्याएं पता होनी है, बस कुछ नहीं करना। ये इससे कैंसिल हो गया, 2x आपके पास बचा। इधर को 5 और 3 ये तो हो गया 8, 3 और 1 4 आपके 48। तो x बराबर आपको कौन मिला यहाँ पे 24 तो मिल गया आपको, x मिल गया 24। तो अब x को हम 24 को हम x की जगह रख देते हैं, यानी कि 24 प्लस आपका y बराबर आपके पास में है 35 है। मुझे कौन चाहिए y चाहिए ना, तो ये 35 जो है इसमें से मैं कौन घटा दूंगा 24 को मैं घटा दूंगा, सिंपल है। 5 में 4 गए तो 1, 3 में 2 गए तो आपके पास में फिर से 1 बचा। सिंपल सी बात है, y का मान आपको 11 हो गया। y का मान क्या हो गया 11। तो पहली संख्या कौन हो गई आपके पास 24, दूसरी संख्या आपके पास क्या हो गई 11 हो गई। आज की वीडियो में हमने ये सारे जितने टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, और अगली वीडियो में हम इनसे पूछे गए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी हल करेंगे। और कुछ टॉपिक यदि हमारे इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि जो डायरेक्टली तो नहीं आते पर इनडायरेक्टली आते हैं, उन सबको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।